नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिगिन टू लर्न में, जहां सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ जीरंड। इससे पिछले वीडियो में हम जीरंड के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने जाना है फोर फॉर्म्स ऑफ जीरंड, जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फंक्शंस ऑफ द जीरंड। तो आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट। आप बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट को हमेशा इसी तरीके से बनाए रखिए और जितनी बेहतर तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, आपके समक्ष रख सकता हूँ, उतने बेहतर तरीके से मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आप यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर के जॉइन कर लीजिए। अगर आपने फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो नहीं किया है, तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी की सारी वीडियोज़ का पिछली वीडियोज़ का लिंक दे दिया है। उन वीडियो में आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी समय को गँवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक यूजेस ऑफ जीरंड। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी-सी एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपसे छूट जाएँगी, फिर आपको समस्या आएगी आगे। तो चलिए, हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गँवाए। लेट्स बिगिन टू लर्न यूजेस ऑफ जीरंड। तो हमारा आज का टॉपिक यूजेस ऑफ जीरंड। और जीरंड के बारे में आपने पिछली वीडियो को देखा ही होगा। हमने जाना है, पढ़ा है कि किसी भी क्रिया में हम आईएनजी लगा देंगे तो आपका वो जीरंड बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा समझने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी बात ध्यान रखिए कि किसी भी क्रिया में आप आईएनजी लगा देंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, वो आपका जीरंड हो जाएगा। ठीक है? जीरंड इज़ इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है? ये आपका जीरंड तैयार हो जाता है। और हमने जब जीरंड के बारे में पढ़ा था, तो आज यूजेस हम शुरू कर रहे हैं, वो एक छोटे से यूज़ से शुरू करेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जीरंड हमारा नाउन की तरह भी काम करता है, ये प्रॉपर्टी होती है ये, क्योंकि एज़ अ नाउन भी काम करता है, तो इसे हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ऐसे ही इन्फिनिटिव के लिए हमने जाना था कि जो इन्फिनिटिव्स हमारे एज़ अ नाउन काम करते हैं, उन्हें वर्बल नाउन भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला, जैसे कि हमने जाना है कि जीरंड को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ जो है, जीरंड एज़ नाउन। जीरंड संज्ञा के रूप में। ठीक है? किस तरीके से करेंगे इस तरीके यूज़ ऐसे संज्ञा के रूप में? अब जीरंड को संज्ञा के रूप में किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके सीधे-सीधे एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। क्योंकि हमने पिछले भी वीडियो में देखे थे, तो सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं। शुरू यहीं से कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर आपके समझ में ये आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स मैं लिखता हूँ। आई डिसलाइक माय वर्किंग लेट। ठीक है? तो आप यहाँ देखेंगे, जीरंड आपने समझा है कि जिस भी क्रिया में ऊपर सामने आपके लिए लिखा हुआ फ़ॉर्मूला आईएनजी लगा देंगे, वो आपका जीरंड बन जाएगा। और यहाँ वर्किंग में हमने आई वर्क में आईएनजी लगाया है, वर्किंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो आपका जीरंड बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुझे क्या पसंद नहीं है, जो मैं लेट काम करता हूँ। तो दोनों ही काम कर रहे हैं, वर्ब का भी काम कर रहा है और आपका नाउन का भी काम यहाँ कर रहा है, वर्किंग जो है। ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आया है, तो दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल लिख दूँ, मैं लिखता हूँ रिमेंबर हिज़ बीटिंग। ठीक है? तो अब आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर आ जाना चाहिए, रिमेंबर हिज़ बीटिंग। किसी ने किसी को पीट दिया, तो कह रहा था उसके पीटने को आप याद रखिए। दोनों ही चीज़ें हो गई यहाँ। एक तो वर्ब बीटिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और यहाँ नाउन का भी काम ये कर रहा है। ठीक है सर? तो ये था आपका छोटा-सा यूज़, पहला यूज़ जीरंड का। आप जीरंड को संज्ञा के रूप में यूज़ करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो आप इसे अपने बुक में नोट कर लीजिए और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट यूज़ जो है, आपने हर जगह देखा होगा, छोटे-छोटे कोटेशंस लिखे हुए रहते हैं प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन मतलब निषेध के लिए। ठीक है?
प्रोहिबिशन के लिए या फिर निषेध के लिए। कुल मिला के बात कहने का ये मतलब है, निषेधात्मक जो वाक्य होंगे जिसमें किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाए, उन सारे सेंटेंसेस में हम जीरंड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जांपल्स देखिए, आपने अब किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, आप वहां लिखा देखा होगा नो स्मोकिंग, बैनर और स्टिकर्स लगे रहते हैं, नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध। तो यहाँ आपने देखा स्मोकिंग जो है आपका दोनों ही काम कर रहा है, वर्ब का भी और नाउन का भी, और यहाँ स्मोक में आईएनजी लगाया हुआ है, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। धूम्रपान, इस जगह धूम्रपान करना मना है या निषेध है। ऐसे ही आपने लिखा होगा नो पार्किंग, देखा होगा आपने कई जगह पर लिखा रहता है नो पार्किंग। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि आपने अगर कोई भी पब्लिक प्लेस ना देखा होगा, नो स्पिटिंग, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, इस तरीके से स्टिकर्स लगे रहते हैं। तो ये देख लिया आपने, ये तो आपका इन्हें बोलते हैं हम शॉर्ट प्रोहिबिशन। इनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं हम दोनों को शॉर्ट प्रोहिबिशन। या फिर ऑर्डर कह दीजिए, रिक्वेस्ट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। बहरहाल यहाँ हम इनको शॉर्ट प्रोहिबिशन कहेंगे। अब एक और सेंटेंस है जो हम लंबे लंबे सेंटेंस, कुछ बड़े सेंटेंसेस में भी हम प्रोहिबिशन के लिए यूज करेंगे इस जीरण को। तो हम नेक्स्ट चीज को पढ़ें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं इसे अब यहां से क्लियर कर रहा हूं। चलिए, अब जो नेक्स्ट यूज है वो है आपका, अब मैं यहाँ आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं जो आपको शो करेंगे प्रोहिबिशन को। ठीक है, तो उनके लिए हम लंबे लंबे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं प्रोहिबिशन वर्ड्स, प्रोहिबिशन वर्ड्स। कौन से प्रोहिबिशन वर्ड्स आपके यहाँ आने वाले हैं, गौर करेंगे। मैं लिखता हूं प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, फोरबिड, एब्सटेन। एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके के शब्द आएंगे और इनके साथ हमेशा आप जीरन का प्रयोग करेंगे। प्रोहिबिशन वर्ड्स, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, फॉरबिड, एब्सटेन, एटसेट्रा शब्दों के साथ जीरन का प्रयोग होता है। ठीक है सर। अब किस तरीके से होता है, एग्जांपल्स देखेंगे जरा। यहां हम लिख सकते हैं, अब जब आप पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, बहुत सी जगह आपने देखा देखा होगा, हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी बोर्ड और एनी स्कूल और एनी एग्जामिनेशन, लिखा देखा है कि नहीं देखा है? तो यहाँ क्या है कि जो डिबार का मतलब होता है बाहर करना, तो मैं इसी वर्ड को यूज कर रहा हूं, ही इज डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। उसे परीक्षा में बैठने से बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहां देखा आपने वर्ड डिबार का यूज हुआ है, और डिबार के साथ में हमने क्या यूज किया है, अपियरिंग। आपकी समझ में आ गया होगा, डिबार मतलब बाहर करना, निकालना, ये प्रोहिबिशन वर्ड है एक आपका। इस तरीके से इसके साथ हमने जीरंड अपियरिंग का यूज किया है, अपियर में आईएनजी लगा करके उसे हमने जीरंड बना दिया है। और मैं दूसरा एग्जांपल इधर लिख सकता हूं, ही इज प्रिवेंटेड
फ्रॉम स्मोकिंग। तो यहाँ आप देखेंगे प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है? तो यहाँ वर्ड हमने प्रिवेंट का यूज़ किया है, प्रिवेंट के साथ में जीरन हमने स्मोकिंग का यूज़ किया है, स्मोक में आईएनजी लगा दिया और उसे हमने बना दिया, ठीक है सर? तो आपने देखा हो, अब आपने समझ लिया है, देख लिया है कि जहाँ पर आपके ये प्रोहिबिशन वर्ड्स प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, फोरबिड, एब्स्टेन इस तरह के वर्ड्स आएँगे जो प्रोहिबिशन को, निषेध को दर्शाते हैं, उनके साथ हमेशा आप जीरन का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब बोर्ड को क्लियर करता हूँ। चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है, वो एक वर्ड है हमारा, एडजेक्टिव है वर्थ, ठीक है? तो आपका एडजेक्टिव है एक वर्ड वर्थ, ठीक है? इसके साथ हमेशा आप जीरन का यूज़ करेंगे। वर्थ के साथ जीरन का प्रयोग होता है, ठीक है? जहाँ भी आपका वर्ड वर्थ आएगा, उसके साथ आप हमेशा जीरन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ, इज़ देयर एनीथिंग वर्थ, ठीक है? बाइंग। अब हमने क्वेश्चन पूछा, किसी जगह हम बाहर घूमने गए कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, उपयोगी चीज़ है जिसे हम खरीद सकें। तो यहाँ हमारा जो वर्ड वर्थ आया है, अब यहाँ पर हमने वर्थ के साथ में जीरंड बाइंग का यूज़ किया है। क्योंकि हमने साफ-साफ लिख दिया, जहाँ पर आपका वर्ड वर्थ आएगा और उस वर्थ के साथ हमको जीरंड को यूज़ करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है यही एक जीरंड हो यूज़ हो। जीरंड तो किसी भी दूसरी किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। ठीक है, ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी इमारत है जिसे देखने में कोई भी बुराई नहीं है, जिसे देखने के बाद आपको पूरा-पूरा सुकून मिलेगा। तो यहाँ आपका वर्ड वर्थ यूज़ हुआ है और वर्थ के साथ में हमने हिरण सिंह का यूज़ इधर किया है। ठीक है सर? तो ये आपने देख लिया होगा। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। छोटी-सी चीज़ है, छोटी-सी बात है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट तो फिर मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ जो है आपका प्रीपोज़िशन से संबंधित है। अब प्रीपोज़िशन संबंधित किस तरीके से है कि आपका जो भी प्रीपोज़िशन होगा, ठीक है? तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी, किसी भी सेंटेंस में आपका कोई प्रीपोज़िशन आ रहा है, प्रीपोज़िशन के तुरंत बाद आप हमेशा जीरंड यूज़ करेंगे। जो आप वर्ब यूज़ करेंगे प्रीपोज़िशन के बाद, वो एज़ अ जीरंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिख सकते हैं प्रीपोज़िशन के तुरंत बाद क्रिया को जीरंड के रूप में प्रयोग किस तरीके से करते हैं? आपने पहले पिछले भी देखा होगा कई सारी जगह पर। नहीं देखा है तो जिस समय हम प्रीपोज़िशन पढ़ेंगे उस समय आपको हम बता देंगे। अब क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि सर पहले आप वर्ब को क्लियर कर दीजिए, तो वर्ब को क्लियर कर देंगे। अब डिमांड आ रही है कि सर आप हमें पहले सेंटेंस बताइए, तो पहले वर्ब को कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपको सेंटेंस हम शुरू करते हैं, और सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इतने डिटेल में आपने शायद ही कहीं सेंटेंस को पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में ही आपसे कमिटमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा गहराई के साथ हम हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो
यहाँ हम हमेशा प्रीपोज़िशन के बाद जो क्रिया यूज़ करेंगे, उसके हम एज़ अ जीरंड यूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ इधर, ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग हर। ठीक है? तो यहाँ इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल लगाना। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ इंसिस्टेड के बाद में प्रीपोज़िशन का यूज़ किया ऑन का, और जैसे ही प्रीपोज़िशन आया उसके बाद हमारी जो वर्ब आई है, वो हमारी एज़ अ जीरंड हमने इधर यूज़ की है। ऑन सी नहीं आएगा, ऑन सीइंग आएगा। तो आप नियम को ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में आपका प्रीपोज़िशन आ रहा है, चाहे कोई प्रीपोज़िशन आ रहा है, यहाँ एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका ऑन आया, ऑन के बाद आपने वर्ब को यूज़ किया सी को, सी के बाद आपने आईएनजी लगाया, क्योंकि हमारा नियम कहता है किसी भी सेंटेंस में प्रीपोज़िशन के बाद हमेशा क्रिया को एज़ अ जीरंड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, आपके सामने मैं लिख देता हूँ, कि जहाँ भी आपका जितने भी सारे प्रीपोजिशन है, हर किसी के बाद हम लगाएँगे सीइंग। एक्सेप्शन क्या है? टू। टू भी आपका प्रीपोजिशन है, तो टू प्रीपोजिशन के बाद में आप कभी भी के साथ या के बाद हिरन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? एक्सेप्शन है आपका, कभी भी टू प्रीपोजिशन जो होता है, वहाँ पर आपका कोई भी हिरन यूज़ नहीं होगा। बाकी जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, टू हो गया, एट, इन, ऑन, अपॉन, हर किसी के बाद आप जीरंड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टू के बाद आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे किसी प्रीपोजिशन का। ठीक है? तो इसके लिए भी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख के दे दूँ किस तरीके से, वैसे तो आपने पता होगा, सभी लोग होशियार हैं, जानते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं इस जगह, ही डज़ नॉट अपोज़, ये अपोज़ है, ठीक है? टू माय स्पीकिंग। तो यहाँ देखा आपने, टू के बाद एक जो हमने स्पीकिंग लगाया है यहाँ पर, एक ही एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है, कि ऐसे कभी-कभी 1-2 एग्ज़ाम्पल आ जाता है जिसमें आप लगा सकते हैं प्रीपोज़िशन, जैसे इस सेंटेंस में हमने लगाया है। एक्सेप्शन में पहले ही बताया था कि टू प्रिपरेशन के बाद हमारा कोई भी जीरंड का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन में एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। ये आपका एक एग्ज़ाम्पल में लिखा कि इस तरह के वर्ड्स के बाद हम टू के बाद जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। 1-2 ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है? तो बाकी आप किसी भी सेंटेंस में, अदर सेंटेंस में टू के साथ, टू प्रीपोज़िशन के साथ में जीरंड का प्रयोग नहीं करने वाले। ठीक है सर? तो ये था आपका प्रीपोज़िशन का यूज़। आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसे क्लियर करता हूँ। चलिए, अब जो नेक्स्ट यूज़ है हमारा, उसे देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है जब आप किसी भी ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने मजबूरी दर्शाए, ठीक है? जिसमें आपकी मजबूरी हो कि आप नहीं कर सकते, और मजबूरी कैसे दर्शाई जाएगी? कांट। कैन प्लस नॉट, कांट लिखते हैं। तो यहाँ पर आप, जहाँ पर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में आपकी मजबूरी हो, मजबूरी एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पर आप को कोई काम ज़बरदस्ती करना हो, वहाँ पर आप जीरंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ आपके सामने लिख सकता हूँ। साफ कर, चलिए, मैं लिखता हूँ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए खासकर, खासकर कब? अब आपका वाक्य में कांट आ जाएगा। कांट शब्द
मजबूरी के लिए जहाँ पर आपको कांट शब्द मजबूरी दिखाता हो, ठीक है? मजबूरी दर्शाए। अथवा ऐसा वाक्य जो सहना या भोगना, ठीक है? जिसमें आपको ज़बरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा हो, व्यक्त करे तब हमेशा जीर्ण का प्रयोग, ठीक है सर? अब एग्ज़ाम्पल्स देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर आपके लिए मजबूरी बन जाए, आपको कोई काम सहना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है और वाक्य में कांट, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट का यूज़ आप कर रहे हैं, ठीक है? कैन प्लस नॉट, कैन नॉट का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ इसका मतलब ये है कि आपकी मजबूरी बन गई है और ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में आपका जीर्ण का यूज़ करना मजबूरी बन जाता है, ठीक है? तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से एक कोई भी सेंटेंस आपने लिखा, उसमें आपने लिखा कैन नॉट हेल्प, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, आपकी मजबूरी थी कोई, है ना? तो जिसकी वजह से आप उसकी सहायता नहीं कर सके। कैन नॉट हेल्प का मतलब आपकी कोई न कोई मजबूरी रही होगी, आप किसी की सहायता नहीं कर कर सके, ठीक है? एक तो कैन नॉट हेल्प का मतलब एक तो आपका प्रिवेंट अवॉइड हो जाएगा, किसी को मना करना, इनकार करना हो जाएगा, किसी भी मजबूरी की वजह से, या फिर किसी का मतलब कोई किसी का यूज़ करने की वजह से, जैसे आपकी मजबूरी है कि अगर आप कोई हेल्प भी कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रखे मिलेगा। तो वहाँ पर आपके सेंटेंस में देखो प्रिवेंट या अवॉइड इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके, इट इज़ नो यूज़। ये ऐसे सेंटेंसेस इस तरीके से शुरू होंगे हमारे, ठीक है? तो आप इसे स्पेशल नोट में बना के रख लें कि ये जो आपके सेंटेंस में होंगे, इस तरीके इस तरीके से शुरू होंगे, या तो उसमें प्रिवेंट अवॉइड आएगा या फिर आपका इट इज़ नो यूज़, इस तरीके से सेंटेंस को शुरू हम करेंगे। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इट इज़ नो गुड, ठीक है? या फिर इधर लिख दूँ मैं इट इज़ नो गुड या नो यूज़ आर्गुइंग, मतलब बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर। तो ये एक तो इसका यूज़ कर दिया हमने, इट इज़ नो यूज़ और गुड्स को यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो अब हम इसके बाद में मजबूरी दिखा रहे हैं आपके सामने। यहाँ भी आपके लिए मजबूरी ये है कि आप कोई भी बहस कर लीजिए, कोई फ़ायदा निकलेगा ही नहीं। तो मजबूरन आपको बहस बंद करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं लिखता हूँ आई कुडन्ट हेल्प लाफिंग। हँसते हुए मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तो मैंने कहा था कांट आएगा, कैन नॉट, यहाँ पर कैन से संबंधित इसका मतलब ये नहीं कि कैन नॉट ही आएगा, कैन का हम पास्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी मजबूरी क्या है कि जब हम हँस रहे हैं तो हँसते हुए किसी की हम हेल्प नहीं कर सकते। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, दोनों ही चीज़ को आपने देख लिया है और समझ लिया है। तो चलिए, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है वो होगा आपका पैसिव पजेसिव, पैसिव नहीं पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव का या पजेसिव प्रोनाउन से संबंधित, एडजेक्टिव और प्रोनाउन संबंधित है, तो आपने इसे नोट कर लिया है। चलिए इसे साफ कर देते हैं हम। तो अब हमारा जो अगला यूज़ है उसकी तरफ देखेंगे, वो है आपका जिस भी सेंटेंस में आपका कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आपका पजेसिव प्रोनाउन आएगा और इसके ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा किरण का यूज़ आप करेंगे।
पजेसिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के बाद आप हमेशा जीरंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इधर। अब देखिए क्या देखेंगे, ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग। ठीक है, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन आ गया, इसको छोड़ दीजिए। मैं मतलब केवल पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन से है, तो माई आपका पजेसिव प्रोनाउन है और हमने क्या कहा, इसके बाद एज ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे। तो देखिए माई आपका पजेसिव प्रोनाउन आया है, उसके बाद हमने रीड को जीरंड बना करके आईएनजी लगा करके हमने इधर यूज किया है। ठीक है सर। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया है तो हम एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। हम इधर लिख सकते हैं, आई ऑब्जेक्ट इज मेकिंग प्राइवेट कॉल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ आपका विरोध करना होता है कि हमें उसकी जो प्राइवेट पर्सनल कॉल जो करता है उनका हम विरोध करते हैं। मेकिंग हिज का मतलब आपका वापस से यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन इधर हिज आ गया है। ठीक है, यहाँ आपका पर्सन ऑब्जेक्ट भी पॉजेसिव ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जेक्ट भी हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या को सॉरी एडजेक्टिव भी हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई है। अब इसके बाद में आपका जरूरी नहीं है कि यही आपके जो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ही आप इसका यूज करेंगे। और इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ, ये आप नोट में लिखेंगे। नोट क्या है, आप नोट में डालिए। ये है जो है आपके एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन, प्रिवेंट, ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनके बाद हमेशा क्या होगा, या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या प्रोनाउन आएगा और उसके साथ में जीरंड आएगा। ठीक है। शब्दों के साथ या तो पजेसिव प्रोन एडजेक्टिव या प्रोनाउन प्लस जीरंड आता है। ठीक है, वर्ड्स आपने याद रखिए, वर्ड्स कौन से हैं, एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन और प्रिवेंट। इनके बाद में या तो आपका पजेसिव ऑब्जेक्ट आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, या फिर आपका पजेसिव प्रोनाउन आएगा। और जब पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद हमेशा हम जीरंड लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ। तो एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, फॉरगिव मी मेकिंग मिस्टेक। ठीक है, गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फॉरगिव वर्ड का हमने इधर यूज किया है। फॉरगिव के साथ आपका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आया है, इस और उसके साथ में हमने जीरंड का यूज इधर किया है। मेकिंग मिस्टेक, गलती करने के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है सर, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ। चलिए, अब जो अगला वर्ड है और अगला यूज है, वो है आपका एक वर्ड आपने सुना होगा अक्कर करके, माइंड। माइंड का मतलब होता है आपका
एक तो माइंड आपका नाउन होता है और यहाँ पर माइंड नाउन नहीं है, यहाँ पर माइंड का मतलब होता होता है सावधान रहना। मैंने मैंने पिछले वीडियो का आपका इन्फिनिटिव्स का जो इन्फिनिटिव्स ऐसे वर्ब्स जिनके बाद में हम इन्फिनिटिव्स का यूज़ करते हैं, उनका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। अब ये जो जीरंड का वीडियो है, इनके भी मैं सारे के सारे वर्ब्स और उनकी हिंदी के समेत पे टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब जो अगला जो है आपका एक वर्ब है, कौन-सी वर्ब है? वो है माइंड। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है सावधान रहना या किसी बात का बुरा मानना। ठीक है, सचेत रहना। तो इसके साथ में हमेशा इसका द वर्ब माइंड का प्रयोग हमेशा या मुख्य रूप से कहाँ यूज़ होता है आपका? या तो प्रश्नवाचक मीन्स आपके इंटेरोगेटिव, अथवा नेगेटिव नकारात्मक, नेगेटिव वाक्यों में होता है। ठीक है ना? जो वर्ब है आपका माइंड, इसका या तो इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा और हमेशा माइंड के साथ में gerund का यूज होता है। ठीक है? और वाक्य में gerund का प्रयोग होता है। तो ये चीज है, आप ध्यान रखेंगे, माइंड जो वर्ब है आपकी, उसके लिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा और माइंड के साथ में हमेशा आपका gerund आएगा। और एग्जाम्पल से हम उसे बेहतर समझ सकते हैं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं लिखता हूं, वुड यू माइंड माई स्मोकिंग? अगर मैं अगर नशा करूं या धूम्रपान करूं तो क्या तुमको बुरा लगेगा? तो यहाँ आपका वर्ड माइंड आया है और माइंड के साथ में हमने हिरन स्मोकिंग का यूज किया है। आपने ये चीज देख ली है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा भी वर्ड इधर लिख सकता हूँ, दूसरा सेंटेंस मैं लिख सकता हूँ, आई डोंट माइंड वॉकिंग। अब यहाँ पर आपका ये माइंड का मतलब बुरा मानना नहीं है, यहाँ पर है मुझे याद नहीं रहता, मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे टहलने का ध्यान नहीं रहता। ठीक है? आई डोंट माइंड वॉकिंग, मुझे घूमने का या टहलने का ध्यान नहीं रहता। ठीक है सर? तो ये आपका स्पेशल यूज माइंड वर्ब के साथ में था। अब इसका साथ नेक्स्ट, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक बोर्ड को क्लियर करता हूं और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट यूज जो है वो है कि अगर कोई भी काम हिस्ट्री में या फिर पास्ट में हुआ है, उसको बताने के लिए हम जीरंड का यूज करेंगे। और जीरंड का यूज अब तक हमने किया है प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगाया है। यहां पर हम जो करेंगे वो प्रेजेंट फॉर्म की बजाय जीरंड का यूज करेंगे परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है? तो यहां लिख देते हैं। मैं यहां लिखता हूं भूतकाल में। भूतकाल का मतलब पास्ट में ये कार्य को बताने के लिए जीरंड का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म के बजाय परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है सर?
तो आपका जो जीर्ण होगा, कोई भी काम हमने पास्ट में किया है, उसको अब बता रहे हैं, उसको बताने के लिए हम जीर्ण का यूज़ करते हैं। जीर्ण का यूज़ करेंगे, लेकिन उसे प्रेज़ेंट फॉर्म में नहीं करेंगे, परफेक्ट फॉर्म में हम करेंगे। एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो अब तक आपकी समझ में आ गया होगा परफेक्ट फॉर्म हमारी क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ जीरो मैंने आपको बताई थी। एक्टिव के लिए भी, पैसिव के लिए आपकी प्रेजेंट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म में हैविंग लग जाता है, और क्योंकि हैव के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो हमारी वो जो जीरन बनेगी या वर्ब बनेगी वो आपकी परफेक्ट बन जाती है। खैर, गौर करते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो हम इधर लिख सकते हैं ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग डेजर्टेड हिज शॉप। डेजर्टेड का मतलब तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो अक्यूज का मतलब उस पर आरोप लगाए गए थे उसकी दुकान को, मतलब खुद की दुकान को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए। तो हैविंग डेजर्ट, ठीक है। यहाँ जो हमने इन्फिनिटिव सॉरी जीरंड यूज जो किया है, वो यूज किया है आईएनजी फॉर्म में। लेकिन वो आईएनजी कहाँ लगी है? हैव के साथ। अब हैव के साथ जहां पर हैव वर्ड यूज हो जाता है वहां पर आपका परफेक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में केवल हम डेजर्ट में डेजर्टिंग हो जाता आईएनजी लगा देते, लेकिन यहाँ पर हमने डेजर्ट के साथ नहीं लगाया है क्योंकि बात पिछले समय में हुई है। जो घटना हुई है बीते समय में, पास्ट में, हिस्ट्री में हुई है। इसलिए यहाँ पर हमने उस बात को अभी बताने के लिए, प्रेजेंट बताने के लिए जो जीरंड का यूज किया है वो परफेक्ट फॉर्म में किया है, ठीक है। अगर इससे समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ इधर, ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, ठीक है। तो अब यहाँ गौर करिए, जो बात है वो बीते हुए समय की है, हिस्ट्री की है। उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तुम वहां थे? तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं उस जगह नहीं था। तो हैविंग आईएनजी लगा है, बीन का मतलब बी की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यहाँ भी आपका डेजर्ट, डेजर्ट की थर्ड फॉर्म डेजर्टेड हम यूज की है। तो हैविंग के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर देते हैं तो आपका बन जाता है परफेक्ट फॉर्म या फिर परफेक्ट जीरंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक तरीके से कि परफेक्ट जीरंड बनता कैसे है? वो बनता है आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। तो यहाँ भी हमने देखिए सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बी की थर्ड फॉर्म, तो बीन, ठीक है सर। चलिए, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोड को क्लियर करता हूँ। अब लास्ट यूज आज के वीडियो का, आज के टॉपिक का, और वो है आपका कि हम बता दें आपको कि जीरंड का प्रयोग हम पैसिव फॉर्म में भी हम करते हैं। पैसिव फॉर्म के लिए, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने, पिछली वीडियो में भी बता दिया था, पिछली वीडियो में हमने शुरुआत में बताया था कि वर्ब की फॉर्म होती है। फॉर्म कौन सी होती है? एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म के भी दो पार्ट होते हैं, चार फॉर्म्स हमने ये जीरंड की बताई थी, एक प्रेजेंट और एक परफेक्ट। एक्टिव और पैसिव, सीधी बात है, वहां से बात निकल के आती है। तो जीरण का प्रयोग हम पैसिव फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है सर। तो यहां मैं लिख सकता हूं, जीरण का प्रयोग पैसिव फॉर्म में करते, ठीक है। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या आएगा? पैसिव फॉर्म में देखिए जरा किस तरीके से आएगा, एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। पैसिव फॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप यहां भी परफेक्ट जीरण यूज करेंगे, परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज करेंगे हम जीरण को। तो मैं इधर लिख सकता हूं, ही वॉज पनिश्ड बाई being sent to bed without any supper, ठीक है।
उसे बिना खाना दिए हुए ही सुला दिया गया और ये उसका पनिशमेंट था। सपर। खाने के बाद जो हम छोटा-मोटा खाना खाते हैं, उसे हम सपर कहते हैं, मतलब डिनर के बाद। तो ही वाज़ पनिश्ड बाय बीइंग। यहाँ जो वर्ड पर गौर करिए जीरंड है बीइंग, ठीक है? और ये जो हमारा पूरा सेंटेंस जो है, वो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की पहचान किस तरह से करते हैं? मैंने आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन पहले भी दे दिया था, जब हम शुरुआत कर रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तब मैंने आपको बता दिया था कि पैसिव को हम जब पहचानते हैं, तो वहाँ पर आपका कर्म प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता है और हमेशा पैसिव के साथ में हम लगाते हैं आपका कंजंक्शन बाय, ठीक है? तो यहाँ पर बाय लगा है, तो बाय जहाँ लग गया इसका मतलब ये है और 2 सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया बाय से, वो आपका पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ का कर्ता काम करता नहीं है, मतलब कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो खुद काम नहीं करता। ऐसा शो किया जाता है कि उसने काम किसी से करवाया। ठीक है? तो ये आपका पैसिव वॉइस है। चलिए, ये इसके बाद एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल और उसके बाद हमारी जो आज का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो होगा आपका द पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के भी 2 वीडियोज़ छोटे-छोटे जिस तरीके से ये वीडियोज़ आए हैं, छोटे-छोटे 2 वीडियोज़ ही बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको वीडियो देखने में समस्या ना आए। तो चलिए लास्ट एग्ज़ाम्पल हिरन का एज अ पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म में किस तरह से करते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं आई रिमेंबर बीइंग टेकन महेश एज अ स्मॉल चाइल्ड। हमें याद है जब महेश को छोटा बच्चा था तब लिया था, ठीक है? तो रिमेंबर और यहाँ पर बीइंग जो है आपका ये हिरन है। आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में या फिर आपके जो भी जानने वाले हैं जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इच्छा है ग्रामर सीखने की फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई कॉस्ट आपकी लगती नहीं है और ऐसा भी नहीं बाकी कि नहीं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई जाएँगी। पीडीएफ भी मैं आपको समय-समय प्रोवाइड कराता रहूँगा, जैसे ही टॉपिक्स क्लियर होंगे, उसके बाद से आपको रेगुलर अपडेट्स, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा कि जैसे अभी मैंने एक पीडीएफ आपको वर्ब से रिलेटेड जो भी इन्फिनिटिव्स की वर्ब थी, वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद अभी तुरंत ही आपके लिए मैं डाल देता हूँ, जो वर्ब्स इसमें दी हैं उनकी पीडीएफ बना करके और एक्सरसाइज़ भी आपके लिए समय-समय पर कराती रहेंगे। तो वापस से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वहाँ भी सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर आप बिगिन टू लर्न सर्च करके पेज को फॉलो करिए और आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है सर? अगर आपने कुछ सीखा है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, बने रहिए साथ में, नए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ द पार्टिसिपल। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।